हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को एक बार पुनः स्वागत है साइंस के क्रैश कोर्स में क्लास 10। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3 धातु और अधातु के बचे हुए पाठ को। तो कल और परसों हम लोगों ने देखा धातु और अधातु क्या होता है, उसमें क्या अंतर है, उसके क्या महत्व है। कल हम लोगों ने देखा धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक समीकरण, धातु के अन्य धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, लवणों के साथ अभिक्रिया को देखा, उसके उपयोग को देखा। आज हम लोग देखेंगे ये धातु हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आज हम लोग धातु के निष्कर्षण को पढ़ेंगे, अलग अलग धातु को कैसे अयस्कों से निष्कासित किया जाता है उसको देखेंगे, और हमारे दैनिक जीवन में उन धातुओं का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, ये हमारे अलग अलग क्षेत्र में कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, उन सबों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ देखा, पढ़ा, समझा। आप कंटिन्यू रखिए अपने तैयारी को। तैयारी आपका जितना बेहतर रहेगा एग्जाम के हॉल में, उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना ज्यादा आप चिल रहेंगे। तैयारी आपका अगर कमजोर रहता है, तैयारी में आप जो है मेहनत नहीं कर पाते हैं, तैयारी को उस लेवल पे पहुंचा नहीं पाते हैं, तो आप में घबराहट होगी, बेचैनी होगी। बिहार बोर्ड वैसे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा दे रखा है। सबसे ज्यादा ये है कि ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया गया, ये ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, 100% दिया हुआ है, उसमें 50% करना है। कोई भी बच्चा जो ढंग से एक बार सिलेबस को पढ़ेगा, वो बच्चा 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बना ही लेगा, 70 में से 35 बना ही लेगा, 80 में से 40 बना ही लेगा, 60 में से 30 ढूंढ के बना ही लेगा। और जो बिल्कुल अपने जीवन में कभी सिलेबस को नहीं उल्टाया है, कभी किसी शिक्षक से नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम देने आ गया है, इसका जो है बिल्कुल खत्म है, उस तरह के बच्चे ही क्या करेंगे, ये 100% होने के बावजूद भी गलती करेंगे। तो वो गलती आपसे ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू मेहनत करना है। कंटिन्यू क्या करना है, मेहनत करना है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे क्वेश्चन बैंक से, तो उससे भी आपका जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, और कम से कम तो आप 60-70 प्लस मार्क्स जो है ले आएंगे, और रिजल्ट जो है आपका बेहतर हो जाएगा। और मैथ्स जो है, मैथ्स में तो आपको बनाना पड़ेगा। मैथ्स और साइंस का ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है वो रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये चाहेंगे कि हम रट लेंगे और रटने से जो है हम बना देंगे, तो संभव नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। बिना पढ़े नहीं होगा, ये चीज को आप समझ लीजिए। आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह से आप पढ़े, उसको पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये चीज आप समझ लीजिए। बिना पढ़े बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैथ्स में और साइंस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अधिकांश चीजों को रटना ही पड़ेगा। इस चीज को अपने जहन में आप बैठा लीजिए, आप देख लीजिए। तो चलिए एक बार पुनः हम लोग जो है क्रैश कोर्स के इस सीरीज को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और जब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगा तब तक हम लोगों का इसी तरह से क्या होगा, मेहनत चलता रहेगा। आप अपने घरों में मेहनत कीजिए, और हम आपके लिए हर सुबह अपने बच्चों को ट्यूशन, कोचिंग या स्कूल में पढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं। तो आप लोग इस चीज को देखिए, समझिए। जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो इससे भी बेहतर तरीके से हम पढ़ाएंगे और डिटेल्स में पढ़ाएंगे। क्रैश कोर्स है, इसलिए हम जो है खींचते जा रहे हैं, शॉर्ट्स में बता रहे हैं स्लाइड्स की मदद से। जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो एक एक चीज को बारीकी से बताएंगे। तो देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं धातुओं की प्राप्ति। ये धातु हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आप जो देखते हैं आपके घरों में, ये हथौड़ा है, दबिया है, कुदाली है, आपके घरों में गेट है, ग्रिल है लोहे का, आपके घरों में एल्युमिनियम का जो है बर्तन है, कॉपर का जो है उसका जो है तार है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है
फ्लो होती है, ये सब कहाँ से आता है ये धातु? या आपकी माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें जो ज्वेलरी पहनती है सोने चांदी का, ये सोना चांदी आखिर आता कहाँ से है? हमें तो ये पता है कि जो सब्जियां हम अपने घरों में खाते हैं वो हमारे खेतों से आता है, आप खेत में लगाते भी हैं, फसल से जो है हमें अनाज मिल जाता है, दूध जो है ये हमको पशुओं से मिलता है। लेकिन ये जो धातु है, ये जो खनिज है, ये कहाँ से आता है? इसको हम लोग आज जानेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला चीज है खनिज। सबसे पहला चीज क्या है? खनिज है। खनिज क्या है? तो जब पृथ्वी को खोद के खनन करके जो अयस्क निकाला जाता है, जो धातुओं की सामग्री निकाली जाती है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और धातुओं के यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये 100% जो धातु आप इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट नहीं निकलता है खोद के या खनन करके, वो यौगिक के रूप में निकलता है, मिश्रण के रूप में निकलता है। फिर उसको कई लेवल पे क्या किया जाता है? निष्कर्षित किया जाता है। कई लेवल पे उसे क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, तब जाके हम लोगों तक पहुंचता है। खनिज देख लिए। दूसरा है अयस्क। अयस्क पूछता है, इस बात का ध्यान रखिए, अयस्क पूछता है 2 नंबर में पूछता है, और निम्नलिखित में से कौन से अयस्क है, किस धातु के, वो पूछता है। तो हमारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अयस्क वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और वो सरल हो और लाभकारी हो, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क वैसा जो है खनिज का स्रोत होता है जिससे प्रचुर मात्रा में आसानी से हम लोगों को क्या हो? धातु की प्राप्ति हो जाए, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में निचली धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। वो धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी जो सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करेगी। अभिक्रिया नहीं करने वाले धातु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे, लेकिन जो अभिक्रिया करेगा वो स्वतंत्र अवस्था में अगर पाया गया तो उससे हमारे प्रकृति को क्या है? नुकसान है। प्रकृति को नुकसान इसलिए है कि वो तीव्र अभिक्रिया करके वातावरण में ही, पर्यावरण में ही क्या करेगा? विस्फोटक अभिक्रिया या अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं करेगा, जिससे काफी नुकसान होगा। तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सभी जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः अभिक्रिया करते ही नहीं है, किसी से भी नहीं, न क्षार से, न अम्ल से, न कि वायु से, न जलवाष्प से, इन सबों से इनकी अभिक्रियाएं नहीं होती, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम। यद्यपि कॉपर और सिल्वर सल्फाइड तथा ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कॉपर है और दूसरा कॉपर के साथ क्या है? आपका सिल्वर है। कॉपर के साथ आपका क्या है? सिल्वर। ये किसके रूप में पाए जाते हैं? ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो सल्फाइड अयस्क में जो है सल्फर की मात्रा होगी। सल्फर की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? सल्फर की मात्रा होगी। सिर्फ फिर क्या किया जाएगा? फिर सल्फर को क्या किया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। सॉरी, सल्फर को क्या किया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। सक्रियता श्रेणी में मध्य में जो धातु उपस्थित है, मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इसमें सल्फर भी होगा अशुद्धि के रूप में, ऑक्साइड ऑक्सीजन भी होगा और कार्बोनेट भी होगा। फिर इन तीनों को बारी बारी से अलग अलग मेथड से क्या किया जाता है? उन धातु के यौगिक से अलग करके धातु जो है प्राप्त किया जाता है। चलिए स्लाइड को ऊपर करते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग इस चीज को क्या करते हैं? देखते हैं। तो इस श्रेणी में हमारे कौन कौन से ऐसे धातु है जो मध्य में आते हैं? तो मध्य में आने वाले धातुओं में है क्या? जिंक है, फेरम, लोहा है, पीवी, प्लेटिनम। तो ये सब धातु है जो धातु क्या करेगा? मध्य श्रेणी में आएगा, सक्रियता श्रेणी वाले लिस्ट में। और ये किस रूप में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में। ये इन के साथ यौगिक के रूप में पाए जाते हैं।
मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य श्रेणी में भी जो धातु होता है वो क्या होता है, एवरेज अभिक्रियाशील होता है। एवरेज अभिक्रियाशील का मतलब है कि ये पर्यावरण में, वातावरण में अभिक्रिया करेगा, किससे, तो वायु से, जलवाष्प से, अन्य धातु से, तो फिर इससे भी नुकसान हो सकता है। अब देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातु स्वतंत्र रूप में कभी भी नहीं पाया जाएगा, कभी भी नहीं पाया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे भी लोग जो आपके समाज में बहुत खतरनाक हैं, क्रिमिनल टाइप के हैं, मारपीट दंगा फसाद करते हैं, वो अक्सर देखिएगा आप, नेतागिरी करेगा, दबंगगिरी करेगा, रंगदारी करेगा, ठेकेदारी करेगा, या वो बेचारा जेल में रहेगा। तो हमेशा ग्रुप में ही रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। एक सामान्य इंसान अकेला रहता है, जैसे हम शिक्षक लोग, कवि लोग जो सामान्य है, बिल्कुल डॉक्टर है, अपना आया, किसी भी गाड़ी से गया, काम किया, पढ़ाते हुए निकल गया, इलाज करते हुए निकल गया, कोई लेना देना नहीं है ग्रुप का, काफिला का। इस चीज का ख्याल कीजिएगा। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा आता है, पोटाशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, KNaCl। देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, फिर जाके क्या होगा, कैल्शियम होगा। तो देख लीजिए, ये वो धातु हैं जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। ये हवा से तीव्र गति से अभिक्रिया करके आग लगाएगा, जलवाष्प से तीव्र गति से अभिक्रिया करके आग लगाएगा। तो इसको आग लगाने से क्या करना होगा, बचाना होगा। तो ऐसे धातु बिल्कुल भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा यौगिकों और मिश्रणों में पाए जाते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब है गैंग। गैंग ये वो गैंग नहीं है जो मारपीट दंगा फसाद करने वाला ग्रुप्स जो होता है कि वो फलनमा गैंग का है, चिल्लमा गैंग का नहीं। यहाँ गैंग का मतलब है अशुद्धियां। यहाँ गैंग का मतलब क्या है, अशुद्धियां। जब हम लोग खनिज को निकालते हैं पृथ्वी से खोद के, खनन करके, तो अयस्कों के साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी रहती है उसमें, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां होती है जो गैंग कहलाती है, और इसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक नहीं, मैट्रिक्स। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। चलिए अब है धात्विकी। धात्विकी क्या है, तो ये एक विधि है, ये एक प्रक्रिया है। तो अयस्क से धातु प्राप्ति की कम गत प्रक्रिया या ये प्रक्रम है, जिसको हम लोग कहते हैं धात्विकी या धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत। जिन बच्चों को धात्विकी दिमाग में ना आए वो सिंपल सा समझ लीजिए, धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत को ही धात्विकी कहते हैं। मतलब अयस्कों से धातु प्राप्त करने का जो विधि है, मेथड है, चरण है, प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, धात्विकी कहते हैं। तो इसके कितने चरण है। सबसे पहला अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रीकरण। तो सबसे पहले अयस्क को क्या करने हैं, अयस्क को प्राप्त कीजिए, उसके अंदर जो भी गैंग वगैरह है उनको अलग कीजिए, और 100% जो अयस्क है उसको प्राप्त कीजिए आप। तो उस चीज को कहेंगे समृद्धिकरण। दूसरा है सांद्रित अयस्क से धातु की प्राप्ति। अब जो अयस्क आपने पहले से सांद्रित कर लिया है उसको अलग अलग मेथड से गुचार के क्या करना है, धातु की प्राप्ति करना है। जब उस धातु को आप प्राप्त कीजिएगा तो फिर भी उसमें क्या होगा, अशुद्धियां पाया ही जाएगा, केमिकली नॉट फिजिकली। अब उन केमिकली रासायनिक रूप से जो उसमें अशुद्धियां पाया जाएगा, उस अशुद्धियों को अब क्या करेंगे हम लोग, तीसरे चरण में दूर करेंगे। तो तीसरे चरण में दूर करेंगे और शुद्ध धातु को क्या करेंगे, परिष्कृत करेंगे परिष्करण के द्वारा। तो ये 3 मेथड है, और इसी तीनों मेथड से क्या किया जाता है, अयस्क से धातु की प्राप्ति की जाती है। फिर इन धातुओं को बड़े बड़े इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में क्या किया जाता है, ढाल के अलग अलग रूप दिया जाता है, और वही सारा चीज हमारे मार्केट में आता है, और उनसे आप तरह तरह की चीजें बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए क्रियाशीलता श्रेणी में निचली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है उस चीज को देखते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में निचली धातु का निष्कर्षण कैसे होता है तो उस चीज को देखते हैं। तो निचली धातु क्या है क्रियाशीलता श्रेणी में, निचली धातु किसको कहेंगे क्रियाशीलता श्रेणी में,
तो निचली धातु उसको कहेंगे जो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, जो हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब अभिक्रिया के दौरान ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं, ये बहुत कम ही क्रियाशील होते हैं, बहुत कम ही क्रियाशील होते हैं। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं। कल आपको मैंने बताया था वो तीन रेंज बताया था आपको। ऊपर वाला रेंज जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है, क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एवरेज बताया था मैंने। उसके बाद क्या बताया था, लेस बताया था। तो यही है निचली धातु, यही है, ये निचली धातु है। यहाँ हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के नीचे होगा, हाइड्रोजन के नीचे क्या होगा, कॉपर होगा। सॉरी देख लीजिए खांसी किस हिसाब से हो रहा है। एक दिन मकर संक्रांति का नतीजा है ये। चलिए, अयस्क को वायु में गर्म करके, तो जो सक्रियता श्रेणी के निचले तबके का धातु है जो सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करता है, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्यों गर्म किया जाता है, क्योंकि ऐसे धातु जो है किस रूप में पाए जाते हैं, तो ऐसे धातु जो है, क्या आपने पढ़ा था, कॉपर सल्फाइड, Ag सल्फाइड। तो सल्फर से उसको अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ सिनेबार से मरकरी, ध्यान से सुनिए, सिनेबार जो है वो अयस्क है, किसका, मरकरी का, पारा का, Hg का, जो थर्मोमीटर में जो है डाला जाता है, उसमें जो लिक्विड फॉर्म में मेटल होता है, धातु होता है, उसको कहते हैं मरकरी। और हिंदी हम लोग सामान्य भाषा में उसको पारा कहते हैं, पारा कहते हैं। उसका जो अयस्क होता है वो होता है क्या, सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार। यहाँ सिनाबार लिखा हुआ है, सिनेबार होता है, ये याद रखिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यहाँ बच्चा फंस जाता है। मरकरी का अयस्क क्या होता है, तो सिनेबार। ये सल्फाइड के रूप में होता है, और जैसे ही इसको गर्म करते हैं, तो जब भी कोई चीज गर्म होगा तो हवा की उपस्थिति में गर्म होगा, तो सल्फर हटेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तो ऑक्साइड बन जाएगा। अब पुनः जब उसको गर्म करेंगे तो बचा हुआ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स भी उससे गायब हो जाएगा और हमारा जो धातु है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर उस धातु को जब गर्म करेंगे तो 100% जो शुद्ध है, 99.99% शुद्ध धातु की अपने को क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो चलिए हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए, जो भी बच्चे देखेंगे वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो बच्चे देखते हैं वो कमेंट करेंगे। अगर उनको लाइव की जरूरत होगी तो बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास में आएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम संडे का जो सेशन हो, कम से कम 1-1.5 घंटे का क्लास लाइव आएंगे। अगर अधिकांश बच्चे देखते हैं तो ऐसा हो पाएगा। चलिए, HGS यहाँ देखिए, HGS क्या है, ये क्या है, मरकरी के सल्फाइड है। उसको जैसे गर्म करेंगे HgO बन गया, अब मरकरी के ऑक्साइड बन गया। फिर इसको जब गर्म करेंगे तो ये दोनों गायब हो गया और यहाँ अपने को क्या मिला, मरकरी मिला, Hg मिला। अब इसमें जो अशुद्धियां होगी उसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिला, शुद्ध Hg मिल गया, शुद्ध हमको क्या मिल गया, पारा मिल गया, हमको क्या मिल गया, शुद्ध, तो मरकरी मिल गया। इस चीज का क्या करना है, ख्याल रखना है। चलिए, अब है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड से कॉपर की प्राप्ति। तो कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन में गर्म करेंगे क्या होगा, तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। जब कॉपर ऑक्साइड को पुनः क्या किया जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अब इसी जो कॉपर ऑक्साइड है इसको पुनः क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कॉपर सल्फाइड के साथ पुनः गर्म करेंगे। जब पुनः गर्म करेंगे तब अपने को क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। फिर यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर अभिक्रिया करेगा और इधर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आएगा और अपने को जो है ये कॉपर की प्राप्ति होगी। फिर इस कॉपर को क्या करेंगे, अलग विधि के द्वारा निष्कर्षित करेंगे। तो चलिए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, धातु को
प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो मध्य श्रेणी का है, मध्य श्रेणी का मतलब जो है एवरेज अभिक्रियाशील है। इस मध्य श्रेणी में क्या आता है, लोहा आता है, जिंक आता है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। मध्य श्रेणी का, तो मध्य श्रेणी के धातु का निष्कर्षण, धातु को ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना सुलभ होता है, इसी कारणवश सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो जैसे ही कोई भी सल्फाइड का अयस्क होगा, कोई भी सल्फाइड का अयस्क होगा, या कोई भी मान के चलिए कार्बोनेट का अयस्क होगा, तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो ये क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। अब पुनः इस मेटेलिक ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे तो अपने को क्या होगा, मेटल की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए अब एक एक करके क्या करते हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ पे होता है। अब अयस्क को वायु की अधिकता में, वायु की अधिकता में अधिक ताप पे गर्म करेंगे। क्या करेंगे, अधिक ताप पे गर्म करेंगे, अधिक ताप पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और यहां से हम लोग दो प्रक्रिया को पढ़ेंगे, एक निस्तापन पढ़ेंगे और एक भर्जन पढ़ेंगे। तो अयस्क को वायु में अधिक ताप पर गर्म करना, जब अयस्क को वायु में अधिक ताप पे गर्म करेंगे, जहां टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो, जैसे यहाँ देखिए जिंक सल्फाइड है, अभी तुरंत मैंने बताया कि सल्फाइड कार्बोनेट अयस्क होगा, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने को क्या करना है, गर्म करना है, अपने को क्या करना है, गर्म करना है, अभिक्रिया करवानी है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, गर्म होगा, तो क्या होगा, ये सल्फर यहाँ से हटेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा। और ये जिंक ऑक्साइड को पुनः हम लोग गर्म करेंगे, और जब पुनः हम लोग गर्म करेंगे तो अपने को जिंक की प्राप्ति होगी। यह कहलाता है भर्जन। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन। ध्यान से देखेंगे हमारे सभी बच्चे, निस्तापन और भर्जन 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसमें, सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया निस्तापन है या भर्जन है, तो देखेंगे ध्यान से, इसको भर्जन कहते हैं। दूसरा, अयस्क को जब सीमित वायु में अधिक ताप पे किया जाता है, यहाँ वायु की भी अधिकता होगी। भर्जन में क्या होता है, वायु जो है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। वो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। ध्यान से देखेंगे, भर्जन विधि में 1 नंबर में ऑक्सीजन भी क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, और निस्तापन में होता है ऑक्सीजन जो है वो सीमित मात्रा में होता है, सीमित मात्रा में होता है। बस यही फर्क है दोनों में, इस चीज का ख्याल रखेंगे। अयस्क को क्या किया जाता है, सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म किया जाता है। कैसे अयस्कों को, तो कार्बोनेट अयस्कों को। और जब गर्म कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा और आपका जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। और इसी जिंक ऑक्साइड को पुनः आप क्या करेंगे, गर्म करके जिंक की प्राप्ति करेंगे, और यह कहलाएगा निस्तापन। क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। ध्यान से देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, दोनों को अधिक ताप पे ही गर्म करना होता है। जब ऑक्सीजन की अधिकता हो तो भर्जन, जब ऑक्सीजन सीमित हो तो निस्तापन। ध्यान से देखिए, भर से भर्जन, भो से भरपेट, पूरा। जब ऑक्सीजन पूरा भरपूर हो, ऑक्सीजन जब भरपूर हो तो भर्जन, और ऑक्सीजन जब क्या हो, सीमित हो, कम हो, या सॉरी पर्याप्त हो, तब उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। धातु ऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन याद है ना किसको कहते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है और ऑक्सीजन बेचारा वहां से हट जाता है, वहां से निकलता है, तब उस चीज को क्या कहते हैं, तब उस चीज को हम लोग कहते हैं अपचयन, और इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्साइड वाले अयस्कों को, ऑक्साइड वाले धातुओं को उससे ऑक्सीजन हटाना ही क्या कहलाएगा,
अपचयन कहलाएगा। और अपचयन होगा तब जाके ही क्या होगा, इन अयस्कों से, इन ऑक्साइड वाले धातुओं से अपने को धातु की प्राप्ति होगी। चलिए अब तो पहला वहां पर लिए, दूसरा पर लिए, तीसरा यहाँ। तीसरा यहाँ का क्या मतलब हुआ, तीसरा यहाँ का ये मतलब हुआ कि इसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इसका। क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे इसका। जब इसका रिडक्शन करेंगे तब क्या होगा, जब रिडक्शन करेंगे तब क्या होगा, तो जो उसमें ऑक्सीजन है वो हटेगा, जो ऑक्सीजन है वो हटेगा। हट के कहाँ जाएगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भगा ले जाएगा और अपने को क्या होगा, शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी, शुद्ध धातु की प्राप्ति होगी। अभी देखिए कैसे दोनों में द्वंद्व होता है। देखिए यहाँ पे नंबर 1, कोयला प्रयोग करके अपचय कारक के रूप में हम लोग क्या करेंगे, धातु की प्राप्ति करेंगे। जिंक ऑक्साइड, कार्बन ले आए, कार्बन ऑक्सीजन को खींचेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और अपने को जिंक मिला, धातु मिल गया ना, इस चीज का ख्याल रखिए। चलिए दूसरा, विस्थापन अभिक्रिया करके अधिक अभिक्रियाशील धातु को क्या करेंगे, कम अभिक्रियाशील धातु से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम का प्रयोग कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विस्थापित करने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए ये मैग्नीज ऑक्साइड है और ये क्या है, ये फेरस ऑक्साइड है। ये दोनों को क्या किए, एल्युमिनियम से लगा दिए, दोनों को क्या किए, एल्युमिनियम से लगा दिए। अब ऑक्सीजन को एल्युमिनियम खींच लेगा। देखिए यहाँ पे खींच लिया क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑक्सीजन को ले आया अपना, तो अपने को मैग्नीज मिल गया। और यहाँ जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया, फिर उष्मा निकला, फिर फेरस ऑक्साइड में एल्युमिनियम ले गए, ऑक्सीजन को वो खींच लिया और अपने को फेरम मिल गया। देखिए ध्यान से, उपयुक्त अभिक्रिया में लोहा गलित रूप में प्राप्त होता है, गला हुआ मेल्टिंग फॉर्म में होता है। ऐसे पूरा लिक्विड फॉर्म में लोहे का होता है, जिसका उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में होता है। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, ठीक है, थर्मिट कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिट कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को थर्मिट कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये रेल की पटरी है और दूसरी पटरी यहाँ से ऐसे बिछाई गई है ना। अब इस दोनों के गैप को क्या करना है, भर देना है, ताकि पटरी जो है लंबी लंबी पटरी के बीच गैप ना हो। तो यहाँ एक विशेष प्रकार का जो है उपकरण लगा के यहाँ क्या किया जाता है, इसको ऐसे डाल के मेल्ट करके इस पटरी को पूरा एकदम यहाँ से वहां जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं थर्मिट प्रक्रिया। क्या कहते हैं, थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। अब चलिए तीसरे श्रेणी पे चलते हैं, जो शीर्ष में है और बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। जो शीर्ष में है बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। तो शीर्ष में कौन कौन है, आपको पता है ना, शीर्ष में कौन कौन है, नहीं पता है तो चलिए पुनः बताते हैं कौन कौन है। तो शीर्ष में है क्या, पोटासियम का नाम सुने हैं, के सोडियम, उसके बाद क्या है, कैल्शियम, ठीक है, ये सब शीर्ष है। मैग्नीशियम, तो सबसे ज्यादा देखिएगा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो ज्यादा क्या होगा, अभिक्रियाशील होगा। मैग्नीशियम बेचारा तो दूसरे ग्रुप का है, वो उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा पोटासियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर जाके क्या होगा, कैल्शियम होगा। देख लीजिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व पढ़ रहे हैं, जो धातु पढ़ रहे हैं, उसकी बात हो रही है, ओवरऑल एलिमेंट या धातु की बात नहीं हो रही है। तो चलिए 3 नंबर में देखते हैं हम लोग। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ये कार्बन से कम और ऑक्सीजन से ज्यादा अभिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटन अपचयन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सोडियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, ये लिक्विड फॉर्म में है। जैसे इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये क्या होगा, सोडियम एक पे और दूसरे पे क्लोरीन जमा हो जाएगा। क्लोरीन एनोड पे चला जाएगा और सोडियम जो है कैथोड पे चला जाएगा। दूसरा, विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत प्रवाह के पश्चात कैथोड जो ऋणात्मक होता है पर सोडियम क्या होगा, निक्षेपित होगा और एनोड पर क्या होगा,
एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा। अभी जस्ट आपको बताए थे, क्योंकि एनोड धनायन होता है। देख लीजिए यहाँ दिया है, कैथोड पे सोडियम, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, बेचारा ले लिया है। और देखिए यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन, ये भी क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लेके प्राप्त हो गया है। अब धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है, तो धातुओं को शुद्ध जो किया जाता है, शुद्ध धातु को ही क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण कहते हैं। तो धातुओं के परिष्करण में हमेशा क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड जो है कैसे विद्युत अपघटन के द्वारा क्या हो रहा है, परिष्कृत हो रहा है। क्या हो रहा है, परिष्कृत हो रहा है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो धातुओं का परिष्करण, प्राप्त धातु की अशुद्धियों को या अपद्रव्यों को विद्युत अपघटन परिष्करण के द्वारा हटाया जाता है, और शुद्ध कॉपर को इस विधि से प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन परिष्करण में निम्नलिखित स्टेप होता है। एनोड पर अशुद्ध कॉपर धातु की छड़ होती है, और कैथोड पर शुद्ध धातु की कॉपर की छड़ होती है। देख लीजिए यहाँ पे, है ना। और इसको क्या करते हैं, जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद ये क्या होगा, और दिखेगा। जूम करने के बाद क्या होगा, ये और दिखेगा। देखिए इसको गौर से देखिए इसको, ये और दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। और विलयन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ सूक्ष्म मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट भी होगा और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा इस विलयन में। देख लीजिए यहाँ पे, ये पात्र है, ये क्या है, कैथोड है, और ये एनोड है। और कैथोड एनोड में क्या है, सरिया लगा हुआ है, छड़ लगा हुआ है। किसका छड़ लगा हुआ है, तो कॉपर के शुद्ध और अशुद्ध के। अब ये है अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन, ये टैंक है, ये अपद्रव्य एनोड पंख के रूप में नीचे है। और ये क्या होगा, अशुद्धि से धीरे धीरे मेल्ट होगा, और शुद्ध एक दूसरे पे क्या होगा, चढ़ा जाएगा, मोटा हो जाएगा। और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हमें शुद्ध कॉपर मिलेगा। किसके तौर पे, तो धातु के तौर पे। तो इस चीज को देखिए अच्छे से, देखिए यहाँ पे एनोड अशुद्ध कॉपर धातु की छड़, और कैथोड शुद्ध कॉपर धातु की छड़। अब चले आइए यहाँ पे, अपने को क्या चाहिए, शुद्ध चाहिए ना। तो अशुद्ध क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, शुद्धि के ऊपर शुद्ध धातु क्या हो जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा। फिर उसको आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उसको क्या कीजिए, मेल्ट करके अलग अलग रूपों में ढाल लीजिए। और कितना पेज बचा हुआ है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। उस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन चैप्टर खत्म होने वाला है। धैर्य को बना के रखना है और कंटिन्यू देखना है। स्किप कीजिएगा तो क्वेश्चन हाथ से निकल सकता है, क्वेश्चन हाथ से निकल सकता है। इस बात का ध्यान देंगे बच्चे। 1 मिनट 2 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू देखिए। जिस तरह से आप लोग मूवी देखते हैं, रील्स 2-2 घंटा 3-3 घंटा देख लेते हैं, उसी तरह से देखना है आपको, कंटिन्यू देखिए। अब है संक्षारण। क्या है, संक्षारण। किसी भी धातु का हवा के साथ, पानी के साथ, वाटर वेपर के साथ, एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करके क्षय होना, बर्बाद होना, खत्म होना को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और उसी संक्षारण से क्या किया जाता है, धातुओं को बचाया जाता है। तो उससे धातु सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, लंबे समय तक चलता है, चमक बरकरार रहती है। चलिए देखते हैं। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल से, आर्द्रता से संपर्क में आते हैं और संक्षारित होते हैं, मतलब खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं, जंग लगते हैं। पहला है सिल्वर। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। क्या बनाता है, सिल्फर सल्फाइड का निर्माण करता है, तथा वस्तु काली हो जाती है। तो चांदी का जो आभूषण है, खास करके पायल,
पायल देखिएगा 6 महीना 3 महीना 1 साल में काला पड़ता है, तो महिलाएं फिर सफाई करवाती है ले जाके पायलों का ज्वेलरी शॉप पे। लोहा, लोहा आर्द्र वायु में भूरे रंग का, ठीक है, पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो लोहे को देखिएगा तो लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है, लाल भूरे कलर का। फिर ज्यादा दिन होगा तो जंग झरना शुरू होगा और पूरा लोहे को ही खत्म कर देगा। और वायु और आर्द्रता लोहे पर जंग लगाने के लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए लोहे को कभी भी खुले में मत रखिए। खुले का मतलब हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में, जलवाष्प के संपर्क में। लोहे का सामान है तो उसको कलर कर दीजिए, उस पर पॉलिश मारिए या उसके ऊपर लेप चढ़ा के या प्लास्टिक वगैरह का कवर लगा के रखिए। सबसे अच्छा है कि उस पर कलर करते रहिए। अब है कॉपर, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर के जितने बर्तन है आपके घरों में देखिए, उसके ऊपर इस तरह से दिखेगा। फिर जैसे ही घसीएगा नींबू लगा के या अन्य किसी अम्लीय पदार्थ से, तो फिर चकाचक करने लगेगा। संक्षारण से सुरक्षा, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के या यशद लेपन करके, क्रोमियम लेप लगा के, एनोडीकरण या मिश्र धातु बना के क्या किया जाता है, बचाया जाता है। मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दिया था। अब क्या है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर सस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसको यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं, है ना। अब है मिश्र धातु, धातु धातु और धातु को एक साथ मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है। या मान के चलिए कोई अधातु है, उसके साथ क्या किया जाता है, धातु को मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है अलग अलग अनुपात में, ताकि वो लंबा टिके। ये धातु या अन्य धातुओं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में कार्बन का मिश्रण करने पर लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। कठोर एवं प्रबल हो जाता है। तो जब कठोर और प्रबल हो जाएगा तब क्या होगा, ये आसानी से इसमें जंग नहीं लगेगा, आसानी से इसमें जंग नहीं लगेगा। जब आसानी से इसमें जंग ही नहीं लगेगा तो ये क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, इसका संक्षारण नहीं हो पाएगा। आप लंबे समय तक क्या कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान से देखिए। अब चलिए कंटिन्यू रखते हैं इस चीज को। लोहे में निकेल और क्रोमियम मिश्रित करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील या इस्पात बनता है जो कठोर और जंग रोधी होता है। आपके घरों में देखिएगा जो खिड़की होता है या ये जो किवाड़ी होता है डोर, उसमें जो हैंडल लगा रहता है, लगाने वाला, पकड़ने वाला, ये सभी के सभी, या आपके बाइक का जो शोकर है ऊपर नीचे करने वाला जो हैंडल है, उस वो जो आपका दिखता है बिल्कुल व्हाइट कलर का चमकीला, ये सब इसी के बने होते हैं। मरकरी, जिसको हम लोग पारद कहते हैं, को अन्य तत्वों के साथ मिश्रित करने पर अमलगम का निर्माण होता है, ठीक है, उसके द्वारा भी इसको रखा जाता है। पीतल कॉपर और जिंक की मिश्रित धातु होता है। जब कॉपर को क्या करते हैं, जिंक के साथ मिलाते हैं तो एक नया मिश्र धातु बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है बर्तन में, वाहनों में, इन सबों को बनाने में। चलिए आगे देखते हैं, बहुत कम ही बचा हुआ है। कांसा, कांसा भी बहुत जो है पुराना मिश्र धातु है, सभ्यता के प्रारंभ से चल रहा है। कॉपर और टीन जो है, कॉपर को जब क्या किया जाता है, टीन के साथ मिला के, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में तैयार किया जाता है, तब क्या बनता है, हमारा कांसा बनता है। और ये दोनों मिश्र धातु विद्युत चालक और गलनांक शुद्ध रूप से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए ऐसे ही पदार्थों में इसका इस्तेमाल होगा जहां हाई टेम्परेचर ना हो। सोल्डर, शीशा और टीन, शीशा, पीवी और टीन, इस बात का ख्याल रखेंगे, बनाने से बनता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर जोड़ने में या वेल्डिंग करने में किया जाता है। जब भी आप इलेक्ट्रिशियन के यहाँ जाइएगा तो इलेक्ट्रिशियन जो है किट वगैरह को जोड़ने में या डायोड वगैरह को जोड़ने में या दो तार को चिपकाने में इसका इस्तेमाल करता है। अब देखिए
घटक धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु तो अधिक और कम क्या क्या होगा? दृढ़ता अधिक होगा, कठोरता अधिक होगा, संक्षारण का प्रतिरोधक होगा, संक्षारण न के बराबर होगा। ये सब इसका क्या है? स्ट्रेंथ है। ये सब इसका क्या है? मजबूती है। ये सब इसका क्या है? महत्व है। ये सब इसका क्या है? बड़ाई है। अब इसमें क्या चीज कम पाया जाएगा? गलनांक और विद्युत चालकता धातु के अपेक्षा कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि इससे विद्युत का फ्लो ना हो, ये गर्म ना हो। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मिश्र धातु जो है धातु के संरक्षण के लिए बढ़ाया गया एक कदम है। हमारे मार्केट में धातु जितने इस्तेमाल हो रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मिश्र धातु भी इस्तेमाल हो रहे हैं। किस चीज को लेके? शुद्धता के दृष्टिकोण से नहीं, मजबूती के दृष्टिकोण से, मार्केटिंग के दृष्टिकोण से, संचारण के दृष्टिकोण से, ये सारी चीजें हैं। चलिए अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन विद्युत अपघटन अपघटनी अपचयन से प्राप्त होती है? तो आपको पता है इसमें किसका किया जाता है? तो कॉपर का किया जाता है। सिनेबार कौन सी धातु का अयस्क है? तो मैंने बताया था आपको मरकरी का अयस्क है। तो ये सब देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबों को जो हमारे वीडियो देखते हैं और अपने तैयारी को बरकरार रखते हैं। वैसे भी लोग जो ये सीरीज से बाहर हैं, डेट मीन्स वो मैट्रिक या इंटर के नहीं है, या सामान्य लोग हैं, या पढ़ने लिखने वाले जो है जनरल कंपटीशन के हैं, या हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी देखते हैं। तो उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे इनके लिए बने हैं, या उन बच्चों जिनके लिए मैं बनाता हूं, जो 10वीं का बच्चा है या 9th का है, जो पढ़े आगे देखे, उन सबों को शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए, किसी भी तरह का समस्या हो, चाहे पढ़ाने में हो, लिखने में हो, या अन्य चीजों में हो, कितना इंप्रूवमेंट करना हो, उन सबों में हो, उससे हमें पता चलेगा और किस तरह की चीजें करनी है। और उन सबों को पुनः एक बार धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।